नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मदनी पर महासंग्राम। जी हां, अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की झुंझलाहट सामने आई है। लिहाजा मदनी ने आरोप लगाए हैं कि भारत में मुसलमानों को बड़े पद नहीं दिए जाते, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। उनके इस बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने उनके बयान को तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बताया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर ही सवाल दाग दिए कि बीजेपी बताए कितने मुसलमानों को मंत्री बनाया गया। खैर, मदनी के आरोपों पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। इतने गंभीर आरोप लगाने वाले ये जनाब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हैं। मदनी के इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। दरअसल मदनी ने सिर्फ यही आरोप नहीं लगाए कि किसी मुसलमान को कोई पद नहीं दिया जाता, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहिज हो गया है, खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि आज देखिए अल फलाह में क्या हो रहा है। सरकार चाहती है कि उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाए। जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने पर तुली है। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। एक और मदनी अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले को तुष्टीकरण के चश्मे से देख रहे हैं, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म ग्रंथों और मुसलमानों को लेकर बेबाक बात और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश कैडर के IAS नियाज खान ने भी पोस्ट किया कि जिस मुसलमान ने शिक्षा प्राप्त की वो लंदन और न्यूयॉर्क का मेयर बना, जिस मुस्लिम ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो पंचर बनाने वाला बना। यकीनन ये पोस्ट मदनी को एक करारा जवाब हो सकता है, लेकिन मदनी के बयान पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि मदनी का बयान देश को बांटने वाला है। मदनी के बयान की जांच होनी चाहिए। उनका भी आतंकवाद और देशद्रोह से संबंध रहा है, इसलिए उन पर कार्रवाई जरूरी है। इधर कांग्रेस ने मदनी के बयान से किनारा तो किया, लेकिन बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए कि वो बताए कि कितने मुसलमानों को उन्होंने मंत्री बनाया। देखिए, मदनी जैसे देशद्रोही इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। मदनी भूल रहे हो इस देश के इतिहास को। इस देश के इतिहास में वो गौरवशाली मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको इस देश में आगे बढ़ाया गया है। अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के रूप में वो स्थापित हुए। उनकी जाति और धर्म को देखकर विभेद नहीं किया गया। पर मदनी जैसे नेता अपनी राजनीतिक रसूख को कायम करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो मांग करता हूं कि मदनी के इस बयान के बाद उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद और देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी दुनिया में एक संदेश दे दिया, कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री ना रखे कि भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। भाजपा के नेता उलझुल बयान देने के बजाय उदाहरण दें मौलाना मदनी साहब को। विषय उनका है, उन्होंने बयान दिया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इससे बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें उदाहरण देना चाहिए कि कहाँ उन्होंने महापौर बनाया या कहाँ उन्होंने मंत्री बनाया देश का। इस तरह की अगर बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएंगी तो जाहिर सी बात है लोग आपत्ति करेंगे और लोग इसके ऊपर बोलेंगे। मदनी का बयान हकीकत से कोसों दूर नजर आता है। मुसलमानों को अवसर न मिलने का आरोप तब और कमजोर पड़ जाता है जब देश मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम जैसे उदाहरण खुद पेश करता है।
वहीं अल फलाह विवाद को सांप्रदायिक षड्यंत्र बताना भी साफ तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने जैसा ही है। लिहाजा ये बयान न सिर्फ समाज में अविश्वास बढ़ाता है बल्कि विपक्षी सियासत को भी अनावश्यक ईंधन देता है। मदनी का रवैया एक जिम्मेदार समुदाय नेता का नहीं बल्कि पुराने तुष्टीकरण मॉडल को जिंदा रखने की कोशिश जैसा नजर आया। कुल मिलाकर उनका बयान पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना और सियासत को भड़काने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, मदनी ने अमेरिका का उदाहरण देकर क्या मजहबी काट चला है? दूसरा सवाल, क्या मदनी का बयान तुष्टीकरण मॉडल को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है? तीसरा सवाल, मदनी के आरोपों ने क्या बीजेपी को असहज कर दिया है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश महासचिव नसीम उद्दीन खान और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने भी मदनी का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि इस देश में वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता कोई एक यूनिवर्सिटी का, और मुसलमानों को और इस्लाम को खत्म करने की कोशिश हो रही है इस सरकार में। और कांग्रेस का आरोप तो आपने सुना ही है, वो कह रहे हैं एक भी मंत्री बता दीजिए कहाँ है। रजत जी, मुझे लगता है कि इस पूरे विषय को लेके यदि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आप हमारा वक्तव्य पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब केंद्र में 2014 में सत्ता संभाली थी तो पहला ब्रीद वाक्य जो था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टीकाकरण के पैरामीटर स्थापित किए, किसी वर्ग विशेष को एक्सक्लूड नहीं किया। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, मुद्रा योजना की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, छात्रवृत्ति योजनाएं जो माइनॉरिटीज के लिए चल रही है, कहीं किसी वर्ग को विशेष को एक्सक्लूड नहीं किया गया। देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, कभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को उससे एक्सक्लूड किया गया। 55 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुले। ब्रिजेश जी, आप हम सभी जानते हैं कि उसमें मुस्लिम वर्ग के भी खाते हैं। 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनता है तो उसमें मुस्लिम वर्ग के भी घरों में शौचालय बने। उज्ज्वला के कनेक्शन हमारी मुस्लिम बहनों के भी घर में गए हैं। यदि हम बात कर ले शुद्ध पेयजल की तो उनके भी घरों में पहुंचा है। तो सरकारों का काम होता है नीतियों के माध्यम से किसी वर्ग विशेष का, किसी धर्म विशेष का एक्सक्लूड करके विकास करना नहीं, लेकिन सबके लिए समान नीतियां बनाना, नीतियों का एग्जीक्यूशन प्रॉपर कराना और उसके माध्यम से उस वर्ग विशेष का उत्थान करना। रही बात पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो प्रत्येक सरकार की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। रिप्रेजेंटेशन की बात यदि आती है तो भारतीय जनता पार्टी में अनेक ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने देश का भी नेतृत्व किया है। हमने आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात कीजिए, शहनवाज हुसैन जी की बात कर लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कि कभी भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को पॉलिटिकल यही नहीं, लेकिन समय काल परिस्थिति अनुसार पॉलिटिकल डिसीजन होता है। पॉलिटिकल डिसीजन का एक अपना लैंडस्केप होता है, लेकिन उसके माध्यम से यदि किसी सरकार की नीतियों को किसी धर्म विशेष को एक्सक्लूड करने वाली, किसी धर्म विशेष को अलग करने वाली यदि मान लेना तो ये बेईमानी है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति का चश्मा ना कभी पहना ना कभी पहनेंगे। वो तो कांग्रेस थी जिसने 50 वर्षों तक के हमारे माइनॉरिटी को गरीब बना के रखा, हमारे माइनॉरिटी को सिर्फ ये एहसास दिखा कि आप एक वोट बैंक, इकट्ठा वोट बैंक प्राप्त करने के लिए उनको योजनाओं से दूर रखा, उनको जिस प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता थी उससे दूर रखा, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले में आपने जेल में डाल दिया तो आप खत्म करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। नेशनल एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक हम कहेंगे कि अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर है। मुझे लगता है देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे देश की सारी जो जांच एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं उनको वहां के अकाउंट्स की बात कर लीजिए, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लूपहोल्स मिले हैं तो वहां जांच होगी। देश के सुरक्षा को लेके, देश में आतंकवादी गतिविधियों रोकने के लेके देश इस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है उसको किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। तो आज जब देश के की एकता का विषय आता है, देश की सुरक्षा का विषय आता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म विशेष को या किसी राजनीतिक दल को इस बात के लिए झंडा उठाना की आवश्यकता है कि हमारे धर्म के व्यक्ति को जेल में डाला गया है। तो नसीमुद्दीन जी, क्या एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बंद कर देने से, जेल भेजने से मुसलमान खतरे में आ जाएंगे? मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा?
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश चौकसे जी। देखिए, कोई इस्लामी क्या, कोई भी मजहब किसी एक दो व्यक्ति के जेल जाने से या खत्म होने से ना कभी खत्म हुआ है ना होगा। बिल्कुल। ये तो छोटे लोगों की छोटी सोच का बात होती है कि एक व्यक्ति को खत्म कर देने से या जेल में जाने से मजहब खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ इस्लामी क्यों, हम तो सभी मजहब के लिए ये बात करते हैं। दूसरी बात, मैं अजय जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आतंकवाद जो इंसानियत का दुश्मन है। अभी जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है और उसमें उस वक्त तक जो संख्या बताई गई थी 13 लोग थे, 13 में से 4 मुस्लिम थे और 13 ही इंसान थे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आतंकवाद धर्म देखकर नहीं फैलता है, किसी एक का नुकसान नहीं करता, इंसानियत का नुकसान करता है। तो इसमें किसी एक को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। इसमें हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, शायद मेरे ख्याल से दीगर मजहब के भी लोग मारे गए हो। मैंने बहुत तुरंत ही लिख दिया था। हाँ, बम ये देख कर नहीं फटता है या गोली ये देख कर नहीं मारती है कि कोई हिंदू होगा या मुसलमान होगा। तो फिर आतंकवाद को सिर्फ मुसलमान को जोड़ना ये भी तुष्टीकरण है। देखिए, हिंदी जो भाषा है उसमें संतुष्ट, असंतुष्ट और तुष्ट दरअसल कांग्रेस के राज्य में कांग्रेस विरोधियों का ही लाया हुआ शब्द है। जब कांग्रेस अल्पसंख्यकों को ऊपर उठा रही थी तो यही लोग जो आज सत्ता में है, इन्होंने ये शब्द इजाद किया था, तुष्टीकरण। जबकि आज ये कहते हैं तुष्टीकरण, ये अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने में तुष्टीकरण में नंबर 1 है। आज ये कहते हैं हमें किसी के वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, ये शब्दों से खेलते हैं। और मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, एक जागरूक नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षक हूँ, इसलिए मैं खुलकर बोल सकता हूँ तुष्टीकरण आज तो मदनी जैसे लोग ही तो ऐसी बहस करवाने के लिए मजबूर करते हैं ना, क्यों तो खड़े हो गए फेवर में? सही सुनिए ना, देखिए हम लोकतंत्र में हैं, जहां हमें दुख होगा, जहां हमारे मन की बात नहीं होगी, भेदभाव होगा, कहा जाएगा। इन्होंने सही कहा, वर्तमान राजनीति जो हो रही है वो बिल्कुल अभी इन्होंने बड़े गर्व से बोल दिया हमारे अजय जी ने, जैसा मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनको तो 10 साल से वनवास दे रखा है। आपने शाहनवाज हुसैन साहब को वनवास दे रखा है। सिकंदर बख्त साहब वनवास रहते रहते दुनिया से चले गए, आप उस पर गर्व कर रहा हूँ। चौथा आदमी आज तक आने नहीं दिया। आप मुसलमानों को आपने कह दिया हमें वोट नहीं चाहिए, क्योंकि आप हिंदू धर्म की, हिंदुओं की राजनीति करके उनके वोटों से सत्ता में, आप तुष्टीकरण संतुष्टीकरण से सत्ता में, आपको कोई जरूरत नहीं है। मदनी साहब ने जो कहा है वो देश के उस पर नहीं कहा। वर्तमान जो राजनीति का सत्ता है वो कभी मुसलमानों को आगे नहीं आने देगी। लेकिन जब जीत कर ही नहीं आएगा, कोई वोट ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? देखिए केरल में खड़ा किया था अब्दुल सलाम को, जीते नहीं। भोपाल में 2018 में खड़ा किया, उससे पहले खड़ा किया, जीते नहीं, तो क्या कर सकता है? अरे सिर्फ बरसाती मेढक की तरह क्यों खड़ा कर रहे हैं साहब? राजनीति क्या कहती है? आप 365 दिन, आपने तो देखिए, मैं सन 1980 में जब कॉलेज में था, तब मुझसे, जब हमारे यहाँ 2 भी MP नहीं थे, तब बीजेपी में मुझे आह्वान किया गया था, आप आइए, जब नहीं थे। लेकिन जब मैंने देखा कि ये शुरू से ही ये कहा कि आपको अल्पसंख्यक मोर्चे में रख देंगे, हमने कहा कि भाई हम तो अब ऐसे ही अल्पसंख्यक के मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ अपनों के बीच में रहते हैं, यहाँ पे भी मोर्चे में डाल दोगे? मैं तो मुख्य धारा का व्यक्ति हूँ, मुख्य धारा में लाओ ना कुछ, आप हमें जानो। और मैं तो शिक्षक हूँ, लिटरेट हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम कैसे होते हैं। लेकिन आपने नहीं किया। आज भी जो मुस्लिम है, आपने उनको झुंझुना पकड़ा रखा अल्पसंख्यक मोर्चे का। उन्हीं में 1-2 लोगों के आपके लोग जाते हैं, उनकी नेतागिरी करते हैं, वो संतुष्ट हैं क्योंकि उनको अपना हलवा मिल जाता है खाने को। वो समाज का और देश का हित नहीं सोचते हैं। 2 चीजें हो गई, एक तो आप मदनी जी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल 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 रखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो सत्ता है वो मुस्लिम्स का आगे नहीं आने देना चाहती। यहाँ तक कि अभी बीच में कुछ लोगों ने आपने कहा कि हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब को मोदी जी उसका श्रेय ना लें। अब्दुल कलाम साहब का श्रेय आदरणीय अटल जी को जाता है। अटल जी जैसा नेता ना हुआ है ना होगा। अटल जी जैसी सोच इनकी नहीं है। अटल जी ने तो, लेकिन मदनी जी तो कह रहे हैं न्यूयॉर्क में, लंदन में मेयर बन जाता है, यहाँ नहीं बनता है। तो यहाँ भी तो है ना, कश्मीर में जाके देख लीजिए CM है, उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में मंत्री हैं। ना, उत्तर प्रदेश में कौन से मंत्री हैं मुसलमान? आपने वो अल्पसंख्यक का एक को दे दिया ना, कहा तो झुंझुना, वो तो आप दिखावे के लिए करते हैं, क्योंकि वहां पे कई करोड़ मुसलमान हैं।
ठीक आप है। उनको पावर नहीं दे रहा, सत्ता नहीं दे रहा है, उनको बराबर का दर्जा नहीं दे रहा ठीक है, तो छोटा शिकायत जवाब वो दीजिए है। अजय जी, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। झुंझुना पकड़ा देते हैं बस, आप देते नहीं है पावर। हाँ बिल्कुल, समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं आप। ठीक है अजय जी। हेलो जी बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है, बोलिए। मूल रूप से यदि कांग्रेस इस प्रकार से सोचेंगी और हमारे समाज के चिंतक यदि इस प्रकार से सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि समाज का कभी भला होने जाना है। केरल में आज राज्यपाल कौन है, इनकी जानकारी के लिए वो हमें पता करने की आवश्यकता है। हमारे शाहनवाज हुसैन जी अभी एमएलसी हैं बिहार के, उनको पता करने की आवश्यकता है। दूसरा, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से अधिक होता है किसी समाज का पूर्णतः भला करना, समग्र विकास के लिए आगे लेके जाना। क्या आप मानते हैं, क्या मुस्लिम समाज मानता है, हमारे समाज के चिंतक लोग ये मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कभी किसी धर्म विशेष के लिए अलग नीतियां बनाई और किसी धर्म विशेष को एक्सक्लूड किया है? सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आपको हमेशा से केंद्र बिंदु मानकर आपके समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए सरकारें प्रयास करती रहती है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात और समाज की आवश्यकता के अनुरूप हमने कई जगह ऐसे प्रयोग करके देखे, लेकिन प्रयोग सफल नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए दोषी मानना कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनना, ये उस समाज को भी चिंता करने की आवश्यकता है कि किसने 50 वर्षों तक के एक दल का वोटर बन के उसको सत्ता में लाया है, क्या उस दल ने उसका भला किया है? तो जब आप ये सोचेंगे, आप अपने मताधिकार का प्रयोग उस हिसाब से करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी समाज भी प्रोग्रेसिव आता, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेंगे हम खान साहब से। लेकिन शर्मा जी, मदनी के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति है, या जो बीजेपी कह रही है अपना रसूख बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि आतंकवादी घटना के बाद अल फलाह का नाम आया था, वहां से निकले थे वो प्रोफेसर, इसके बाद वहां पे जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, तो उस कार्रवाई को क्यों मजहबी चश्मे से देखना? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जहां तक लगता है, मदनी साहब का बयान इस्लाम के सिद्धांत के भी खिलाफ है और भारत के संविधान के भी खिलाफ है। अगर आप इस्लाम के सिद्धांत को देखें, भारत में 2 प्रकार के मुसलमान हैं। एक मुसलमान वो हैं जो अल्लाह की राय पर चल रहे हैं और नबी हुजूर ने जो फरमाया उनकी हिदायतों के अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं। लेकिन एक वो है जो केवल माथे पर इस्लाम की पट्टी लगा करके अपराध करते हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मोहम्मद साहब ने मुसलमानियत की बात नहीं की, उन्होंने इंसानियत की बात की है, भाईचारे की बात की है, अमन की बातचीत की है। और बदर की जंग से पहले उन्होंने फरमाया था कि जंग का रास्ता तब तक नहीं जब तक कि अमन का एक भी मार्ग अगर दिख रहा है तो हमको जंग की तरफ नहीं बढ़ना। उन्होंने चूंकि मुसलमानियत की बात ही नहीं की और इंसानियत की बात उनकी इतनी हाई लेवल पर थी, उन्होंने अगर कहा था कि पड़ोसी अगर भूखा है तो आपका खाना हराम है, ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो उनका बयान जो है केवल मुसलमानियत की बात करना, ये नबी हुजूर के जो हिदायत थी, इस्लाम का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध है। उनके इस बयान में बंटवारा है, इस बयान में भाईचारा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बयान। दूसरा, अगर आप भारत के संविधान को देखें, हमारा संविधान सेकुलर है, लोगों को अपना धर्म मनाने की, अपनी परंपराएं मनाने की स्वतंत्रता तो पूरी है, लेकिन राजनीति में धर्म के आधार पर भी कोई पद दिया जाएगा, ये संविधान के विरुद्ध है। जो जीत कर आएगा उसको पद मिलेगा, एक बात होगी। दूसरा, अगर आप देखें भारत में कितने राष्ट्रपति हो गए मुसलमान, कितने उपराष्ट्रपति हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, प्रमुख न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हो गए, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, तमाम पद, कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, कितने बड़े बड़े बिल्डर हैं। तो कुल मिलाकर के कोई किसी को रोक नहीं रहा। लेकिन अगर कोई आतंकवाद में है, अपराध में है, तो मैं समझता हूं उसका संरक्षण देना ये इस्लाम के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। जो बदर की जंग के बाद जब मदीने में पहली सल्तनत कायम हुई इस्लाम की, और जो नबी हुजूर ने फरमाया उसके बिल्कुल विरुद्ध है मदनी साहब का ये सारा का सारा बयान। तो मैं समझता हूं इन सब का हिसाब तो ऊपर वाला करेगा, आखिरत के दिन इन सब का हिसाब होगा। जो कहीं ना कहीं, और दूसरी एक और बात मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने नबी साहब ने फरमाया था एहसान मंदी का, आप कल्पना कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जनसंख्या का सर्वे हुआ, जनसंख्या के सर्वे के आधार पर भूमि का बंटवारा हुआ, उसके बाद भी अगर हमने भाईचारे में यहाँ रोका है तो कहीं ना कहीं प्रेम दिखाना चाहिए, आभार का भाव लाना चाहिए। उसके बजाय आतंकवाद फैला रहे हैं और आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं
इन सब लोगों के अरमान लिए साहब सभी को मतलब पे खुद किया आगे आपने, आना चाहिए। एक दो लोगों के लिए आप पूरे समाज आ रहा हूँ मैं खान साहब, आ रहा हूँ आप ही के पास। अपनी इस बात को गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। आ रहा हूँ आपके पास ही। खान साहब, तो ये तो इस्लाम के खिलाफ भी है, संविधान के खिलाफ भी है मदनी जी का बयान, क्योंकि इस्लाम में तो ऐसा कहा नहीं है। खिलाफ एक, अरे एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वर्तमान सत्ता में मुसलमान नहीं बन सकता, इसमें आप मजहब को कहां से लेकर आ गए? ये तो राजनीतिक बयान है ना उनका, वर्तमान राजनीति जो कर रही है उसी पे तो इन्होंने इशारा किया। उन्होंने तो ये कहा है ना आप उसको कि वाइस चांसलर को जेल में डाल दिया, कब छूटेंगे? मुसलमानों को और इस्लाम को खत्म करना चाहती है तो देखिए सरकार, तो कहां से खत्म हो जाएगा एक व्यक्ति को जेल में डालने से? IAS भी हैं, IPS भी हैं, राष्ट्रपति भी बने हैं। जनाब वही तो बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे, उनके लिए कौन सी चेन पकड़ी गई थी? नहीं पकड़ी गई। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि आतंकवादियों का उस पे भी तो कार्रवाई हुई थी ना, सरकार ने पकड़ा ना। सर जिस तरह से होना चाहिए, देखिए हमारे भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म को आतंकवाद से मत जोड़िए सर, आप ही लोग तो जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जोड़ते, हम नहीं जोड़ते, हर बात मिल जाते हैं, हम नहीं जोड़ते। वो रुके, जिसे भारत में रुकना है वो रुके, वो स्वच्छ साथ से मुसलमान रुके थे, किसी का एहसान नहीं था मुसलमानों को रोकने के लिए, न तब था न अब है। ये जो शर्मा जी ने कहा यही सोच कट्टरवादी पैदा करती है, ये जो आपकी सोच है यही कट्टरवादी पैदा करती है। आज देश को इसी सोच से खतरा है ना, आज देश को इसी सोच से खतरा है। मैंने आपको उदाहरण गिना दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, किसी मुस्लिम को कभी कहा कि मुस्लिमों के घर नहीं बनेंगे? उज्ज्वला के गैस कनेक्शन बटे, किसी मुस्लिम को कहा कि उनको गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा? जनधन के खाते खुले, किसी मुस्लिम को कहा? ये इस प्रकार की सोच को बढ़ावा मत दीजिए। आप पढ़े लिखे उन्नत, भाई सेक्युलर है ना संविधान, तो उसमें कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा ना खान साहब? क्या सिर्फ मुसलमान को इस आधार पर मंत्री बनाना चाहिए कि वो मुस्लिम कौम से आता है? ये तो संविधान भी नहीं कहता कि धर्म के आधार पर मंत्री बनना चाहिए। संविधान कभी भी धर्म आधारित बात ही नहीं करता। आप संविधान की बात ही नहीं हो रही ना, वर्तमान सत्ता के कार्य प्रणाली की बात हो रही है। तो कार्यप्रणाली में कहां झलक रहा है आपको? नहीं, कार्यप्रणाली में कहां झलक? कौन सा भेदभाव हुआ? बर्ताव लगातार हो रहा है ना सर। यहाँ पर आपको पार्षद तक के लिए वो नहीं दिया जाता टिकट, आप विधायक के लिए नहीं दिया जाता है। अरे भाई साहब, सबसे ज्यादा 395 नगरीय निकाय में टिकट दिए थे उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी लगातार 2 साल सीट पर टिकट दिए आपको। भोपाल में कितने कम दिए सर? अरे तो आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उसने कितने टिकट दे दिए कांग्रेस ने? भाई जिस सीट पर जीतने की संभावना होगी वहीं तो देंगे। मैंने अभी कांग्रेस की बात नहीं करी, क्योंकि आदरणीय प्रवक्ता जी का बीजेपी के बैठे हैं और बात बीजेपी पे मदनी जी ने की है, उसी पे कर रहा हूं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं ना। नहीं, कांग्रेस की नहीं, तो दोनों पार्टियों की बात करनी चाहिए ना। वो ये कह रहे हैं अजय जी कि जिनको वोट देती रही पूरी कौम, उनने कितना भला कर दिया। जैसे मोदी जी नेहरू जी की बात करते हैं, 10 साल से सत्ता में वो है, वो दोष मोदी जी को देते हैं। तो भैया हम समझदार लोग हैं, 10 साल से आप काम कर रहे हो, आप उनको पूछिए कि कमेटी के रिकमेंडेशंस को कौन सी सरकारें दबाकर बैठी थी? मुस्लिम वर्ग के स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, बुनियादी सुविधाओं की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, कौन सी सरकार ने काम किया है? ये यदि प्रश्न आप बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आप हमेशा राजनीतिक रोजगार किसी को नहीं मिलता। मूल रूप से देश को प्रोग्रेसिव मुसलमानों की आवश्यकता है। चूसने के बाद तो फिर आप उसका भी श्रेय ले लेते हैं। आवश्यकता है, देश को आगे ले जाने वाले मुस्लिमों की आवश्यकता। और हमारा तो ब्रिजवाक्य है कि सबका साथ सबका विकास। और आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार में अभी वर्तमान में भले ही ना हो, नजमा हेपतुल्ला को उन्होंने बनाया, मुख्तार अब्बास नकवी को उन्होंने बनाया, आरिफ बेग, इसी मोदी सरकार की जिक्र कर रहा हूँ। आरिफ मोहम्मद अकबर बेग साहब नहीं थे मोदी सरकार के टाइम पे। आरिफ मोहम्मद खान की बात काम कर दिया। आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर है अभी, वो तो कांग्रेस छोड़ के वहां गए थे ना आरिफ मोहम्मद खान साहब। अरे ये तो कांग्रेस छोड़ के गए थे, राजनीति नहीं करना, तुष्टीकरण करना था, तुष्टीकरण करना था। और सर देखिए, इसमें कोई महानता नहीं है। संविधान अगर हमें इजाजत देता है, सबको जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो काबिल हैं, उनको लेके चलो। अगर बीजेपी कर रही है तो महानता क्रेडिट क्यों ले रही है? ये तो जब सवाल उठा रहे हैं ना तो इसलिए क्रेडिट ले रही है कि भाई आपकी उनकी सरकार में मंत्री नहीं रहे। भाई सवाल उठेंगे तो क्रेडिट लेगी ना, वो बताएगी ना कि हमने इसको बनाया। और हम जैसे लोग दोनों चीजों को जानते हैं, कहाँ झुंझुना दिया जा रहा है, कहाँ ईमानदारी से काम किया जा रहा है। मदनी साहब ने वो सवाल उठाया जहाँ झुंझुना दिया गया है।
मदनी साहब ने ये सवाल उठाया है कि अल फलाह के वाइस चांसलर को क्यों जेल में डाल दिया। ब्रजेश जी, ये सवाल आपको वाजिब लगता है संविधान के? ब्रजेश जी मुझे एक मिनट नहीं जी, जो आतंकवाद में लिप्त थे उनको जेल में डालना और उनकी पूरी चेन को तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, और अगर जेल में डाला सिर्फ इसलिए कि उनकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था इसलिए उनको डाल दिया जाए तो ये गलत है। अरे भाई आर्थिक अनियमितताओं में गए हैं तो क्या उस यूनिवर्सिटी की जांच होनी नहीं चाहिए? देखिए अभी ये होता है कि कहीं लिंक मिल गया तो 25 आपको पता है अल फलाह वालों पे यहाँ भी भोपाल में मामला दर्ज है खान साहब, आपकी कौम के लोगों के अरे साहब तो पैसे डबल करने के बहाने ठग के भाग गए थे। ठीक है अजय जी कुछ कह रहे हैं, समय नहीं अजय जी 30 सेकंड में अपनी बात सर आपने सही। देखिए ब्रजेश जी, अभी नसीम साहब जैसे प्रोग्रेसिव मुस्लिम यहाँ बैठे हैं, उन्हें देश की सरकारों के विगत 11 वर्षों के काम याद कर लीजिए, हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्ववर्ती सरकार के काम याद कर लीजिए, उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क से एक बयान दे देता कि भारत में मुस्लिमों के पास में ऐसा वाजपेयी जी की सरकार के मुस्लिम सिंपैथाइज हो जाते हैं। ये जो सोच है ये सोच को आपको बदलने की आवश्यकता है। आज देश को प्रोग्रेसिव। चलिए माफी चाहता हूं अजय जी क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मदनी जी के इस बयान का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये बयान एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को प्रेरित करता है अपने रसूख को बनाए रखने के लिए, क्योंकि किसी पर एक पर भी कार्रवाई से कोई इस्लाम खतरे में नहीं आ सकता है, ना मुस्लिम कौम खतरे में आ सकती है। लेकिन यदि कार्रवाई हो रही है तो उसे सियासी चश्मे से, कौम के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है, क्यों इस तरह के बयान होते हैं और क्यों नहीं पूरी समाज इसका विरोध करती। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।